गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आईआईटी में पिछले साल तक अगर देखा जाए तो एक पैसेज का क्वेश्चन आता था। पैसेज 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कंप्लीट कर लेता था। इधर इस साल का पेपर अगर हम लोगों देखें तो इसमें भी 3 क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी के आए हुए हैं एडवांस में। तो ये टॉपिक आपके आईआईटी एडवांस और मेंस दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटी टॉपिक में कुछ बच्चे माइंड में सेट करके रखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन हमसे नहीं निकल पाते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं। इसको एक प्लानिंग के थ्रू आपको पढ़ना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कुछ टर्मोलॉजी होती है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं। वे डिफिनेशन, वे टर्मोलॉजी और बेसिक कंसेप्ट्स अगर आपने समझ लिया है तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आज के वीडियो में हम आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर की कुछ बेसिक्स, डिफिनेशन, थियरी और कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। इनको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। लाइफ में देखो हम लोग बेटा बात करते हैं, जैसे आपस में बात करते हैं कि इंडिया बांग्लादेश का मैच चल रहा है तो हम लोग कहते हैं इंडिया के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। मान लेते हैं यहीं पे बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया का मैच जीतने के चांस ज़्यादा हैं। नेचर में चेंजेज हो रहे हैं, हम लोग कहते हैं पेड़ घटते जा रहे हैं, जलवायु में चेंज हो रहा है, कुछ दिन के बाद पेड़ खत्म हो जाएंगे। ये जो बातें हम करते हैं ये प्रोबेबिलिटी का ही एक पार्ट है। अब आप बताइए बातें हम करते कैसे हैं कि इंडिया के मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कुछ डाटा आपके पास होते हैं कि भाई इनका इतना मैच हुआ, इसमें इंडिया के चांसेस ज़्यादा थे। उन डाटा के रिस्पेक्ट में आप बात करते हैं। अब बात उठता है कि डाटा कहाँ से आए। ये डाटा एक एक्सपेरिमेंट से आते हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स को हम एक स्पेसिफाइड जोन का नाम दे सकते हैं। उन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमें कुछ डाटा मिलते हैं। उन डाटा में भी किसी एक पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में हम बात करते हैं। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी होता है, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डाटा का कलेक्शन होता है, सैंपल स्पेस होता है। उन सैंपल स्पेस में से किसी एक पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में जब बात करते हैं, उस इवेंट्स के होने की पॉसिबिलिटी क्या है, जहाँ पे पॉसिबिलिटी शब्द आ जाता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ जाता है। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी वे में ये टॉपिक आपको समझ में आएगा, लेकिन एक एक पॉइंट्स को आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। फर्स्ट हैंड डालिएगा आप लोग प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। जो अनसर्टेन इवेंट्स होती हैं जिनका एक फिक्स्ड आउटकम्स नहीं होता, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसी आउटकम्स के होने का जो मेजरमेंट होता है उसी को हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। तो इसको एक छोटे से फॉर्म में हमने डिफाइन किया, प्रोबेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। प्रोबेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक्सपेरिमेंट्स की। एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? An action or operation resulting two or more outcomes is known as experiments. एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे होते हैं दो टाइप के होते हैं। एक्सपेरिमेंट्स हमारे एग्जाम्पल के थ्रू समझें, थ्रोइंग ए डाइस, थ्रोइंग ए क्वाइन, ड्रा ए कार्ड फ्रॉम वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये सभी आपके क्या है? एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट सब जैसे ही हम नाम लेते हैं आपके दिमाग में केमिस्ट्री की लैब आ जाती है। केमिस्ट्री की लैब में आप जाते हैं तो आपको मालूम है ये कंपाउंड रिएक्ट करेगा तो इस कलर का अदर कंपाउंड फॉर्म होगा। वहाँ पे आउटपुट आपको पहले से पता होता है। इस टाइप के इवेंट्स जहाँ पे आउटपुट हमको पहले से पता होता है उसको हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स। कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं उनको हम कितनी भी बार करें, कितने टाइम्स करें, आइडियल कंडीशंस, आइडियल सिचुएशंस को रखते हुए बार बार हम करें, लेकिन उसके आउटपुट्स को हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स को जो होते हैं उनको आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को समझने के पहले एक एग्जाम्पल्स हम आपको लेते हैं। In day-to-day life, we perform many activities which have a fixed result. No matter any number of times they are repeated. For example, given any triangle without knowing the three angles, we can definitely say that the sum of measure of angles is 180 degree. जैसा कि हमने कहा डे टू डे लाइफ में हम बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं
जहाँ पे रिजल्ट्स हमको पहले से ही पता होते हैं। कोई भी एक ट्रायंगल हमने आपको बनाया, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, किसी भी टाइप का ट्रायंगल बनाए, उसके एंगल की इन्फॉर्मेशन हम ना भी दें, साइड्स के बारे में कुछ भी ना बताएं, लेकिन आप में से सारे बच्चे कहेंगे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब इस एक्सपेरिमेंट्स को आप जितनी भी बार रिपीट कीजिए, यहाँ पे हमें आउटपुट पता है, यहाँ पे आउटकम्स को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जहाँ पे हम आउटकम्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं उनको हम डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, और हमें प्रोबेबिलिटी चैप्टर पढ़ने के लिए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब बात होती है रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं। एज एग्जाम्पल, we also perform many experimental activities where the result may not be same when they are repeated under identical conditions। ये एक शब्द जो हमने यूज किया, under identical conditions, इस पे आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे। For example, when a coin is tossed, it may turn up a head or tail, but we are not sure which of one of these results will actually be obtained। Such experiments are called random experiments। एक कॉइन को आप कितनी भी बार टास्क कीजिए, 5 टाइम टास्क कीजिए, 6 टाइम टास्क कीजिए, आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि 7th इवेंट में हेड आएगा या 10th टाइम हेड ही आएगा। ऐसा आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको आप लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। An experiment is called random experiment if it satisfies the following 2 conditions। इन 2 कंडीशंस को अगर आप याद रखते हैं तो कहीं भी आपको ये कंफ्यूजन नहीं होगा इनमें से कौन रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट फर्स्ट हमने कहा इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स। कभी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जब बात होती है तो वहाँ पे मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। सेकेंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। जैसा मैंने कहा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी आउटकम्स के आने के एडवांस में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, बेटा ये इवेंट्स में ये आएगा, ऐसा आउटकम्स हम कभी भी डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के लिए 2 कंडीशन मस्ट होती हैं। क्या? इट हैज मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन होती है इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। एज एग्जाम्पल, इस बात को अगर हम एक्सप्लेन करें, टास्किंग ए क्वाइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी क्वाइन का टास्क करना जो होता है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। थ्रोइंग ए डाइस इज ए आल्सो रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी डाइस को थ्रो करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 में कौन सा नंबर आएगा ये कभी भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। या ड्रा ए कार्ड फ्रॉम ए बेल सफल पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज आल्सो ए रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। जैसा कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले हमें एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। एक्सपेरिमेंट्स में हमने डिसाइड किया कि 2 टाइप की होती है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें अनसर्टेनिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की बात की। अब जब रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आपने किए तो उसमें बहुत से डाटा मिलते हैं। वे जो डाटा मिलते हैं वे हमारे किसकी तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एज ए सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। जो आउटकम्स मिलता है, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उन रिजल्ट्स को, आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो उसी को हमने डिफाइन किया। ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। पॉसिबल रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। Consider the experiment of rolling die. The outcomes of this experiment are 1 2 3 4 5 6. If we are interested in the number of dots on the upper faces of the dice, the set of outcomes 1 2 3 4 5 6 is called the sample space of the experiment। जैसे हमने डाइस को थ्रो करने का एक्सपेरिमेंट्स किया तो उसके आउटकम्स में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 में से एनी नंबर्स आ सकते हैं। इन नंबर्स का एक जो सेट बना, इसको आपने क्या नाम दिया? सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट। जो मैंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स मिलते हैं, जितने भी आउटकम्स मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं, उनको एज ए सेट में रखने का जो तरीका होता है उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एस। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं।
ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स ईच आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज आल्सो ए कॉल्ड सैंपल पॉइंट। हमने क्या कहा भाई, जितने आउटकम्स हमें मिलते हैं, जो रिजल्ट्स मिलते हैं, उनका एक सेट्स जो बनाते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं। तो सैंपल स्पेस किसका बना, आउटकम्स के रिजल्ट्स का एक सेट्स बना। तो जो भी आउटकम्स मिलते हैं वे सभी आउटकम्स को हम लोग क्या कहते हैं, सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ईच एलिमेंट्स को हम लोग सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है बेटा। या आउटकम्स के जो रिजल्ट्स होते हैं उनको भी हम लोग सैंपल पॉइंट्स कहते हैं। तो आपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा डिटर्मिनिस्टिक, रैंडम एक्सपेरिमेंट। डिटर्मिनिस्टिक हमारे काम का नहीं होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स लिया, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से हमने किसकी बात किया, आउटकम्स के जो रिजल्ट्स मिले उन रिजल्ट्स का जो एक सेट आपने बनाया उनको आपने क्या नाम दिया, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट्स को आपने क्या नाम दिया, सैंपल पॉइंट्स दिया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा ये चैप्टर टर्मिनोलॉजी का होता है, इसलिए मैं इन बातों को बार बार रिपीट करूंगा जिससे कि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट अच्छे से बैठ जाए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 coins, a 1 rupee coin and a 2 rupee coin are tossed once. फाइंड सैंपल स्पेस बताना है। अब देखिए हमने यहाँ पे 2 कॉइन लिया, एक कॉइन मैंने कहा 1 रुपये का है, दूसरा 2 रुपये। ऐसा कहने से ये हुआ कि दोनों कॉइन्स डिफरेंट हो गए। अब जब दोनों ही कॉइन डिफरेंट शेप में हैं तो आप एक को फर्स्ट कह सकते हैं, एक को सेकंड कह सकते हैं। अगर दोनों ही हमने 1 रुपये या दोनों ही कॉइन 2 रुपीज के लिए होते तो ये फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा आप डिसाइड नहीं कर पाते। इसलिए हमने एक 1 का कॉइन लिया, एक 2 रुपीज का कॉइन लिया, दोनों को टास्क किया। दोनों पे हेड आ सकते थे, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड, दोनों पे ही टेल आ सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड हमने क्यों कैसे डिसाइड कर लिया, क्योंकि दोनों ही कॉइन्स हमारे डिफरेंट थे। उसी बात को मैंने लिखा है यहाँ पे, क्लियरली द कॉइन्स आर डिस्टिंग्विशेबल इन द सेंस दैट वी कैन स्पीक द फर्स्ट कॉइन एंड द सेकंड कॉइन। Since either coin can turn up head or tail, the possible outcomes may head on both the coins. दोनों ही कॉइन पे हेड के आने का आउटकम्स क्या हो गया, हेड हेड, उसको आप HS से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन द सेकंड कॉइन, हेड टेल, टेल ऑन द फर्स्ट कॉइन एंड हेड ऑन द अदर, टेल हेड। नेक्स्ट आपने दिया टेल ऑन बोथ द कॉइन्स, टेल टेल। तो ये आपने देखा सैंपल स्पेस के आउटकम्स को आपने डिफाइन किया। जितने भी आउटकम्स के कितने रिजल्ट्स मिले, 4 रिजल्ट्स मिले, 4 एलिमेंट्स मिले। इन 4 एलिमेंट्स को एक सेट्स में अगर आप लिखते हो तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर देगा। तो आपने देखा बेटा 2 कॉइन को टास्क किया, आउटकम्स में आपके 2 हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आते। इन चारों आउटकम्स को आपने एक सेट्स के फॉर्म में लिखा, उसको आपने क्या कहा, सैंपल स्पेस कहा। इस सैंपल स्पेस का कोई भी एक एलिमेंट्स आप लेते हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, सैंपल पॉइंट्स नाम देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। When a coin is tossed twice, एक कॉइन को अगर हम 2 टाइम्स टास्क करते हैं, if head appears in the second throw, then a dice is thrown. Write down the sample space of the experiments. अब ध्यान से सुनिएगा। When a coin is tossed twice, एक कॉइन को अगर हम 2 टाइम टास्क करते हैं, if head appears in the second throw, then a dice is thrown. अगर सेकेंड थ्रो में हेड आता है तो हम एक डाइस को थ्रो करेंगे। अगर सेकेंड थ्रो में टेल आता है तो हम डाइस को थ्रो नहीं करेंगे। तो आपको टोटल सैंपल स्पेस लिखना था। अब आपने देखा बेटा एक कॉइन को आपने टास्क किया, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आता। तो उन्होंने कहा जब दूसरे में हेड आए तो हमने क्या किया, हेड टेल, टेल टेल अलग कर लिया। और हेड टेल हेड, हेड हेड आया तो उसके साथ हमने डाइस को थ्रो कर दिया। उसी बात को आइए देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, व्हेन ए कॉइन इज टास्क्ड 2 टाइम्स देन पॉसिबल आउटकम्स आर टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। पहले देखो जब टेल टेल आएगा, हेड टेल आएगा तो हमें डाइस को थ्रो नहीं करना है, ये 2 आउटकम्स हमको मिलेंगे। लेकिन जैसे ही टेल हेड आया तो आपने उसके साथ डाइस को थ्रो कर दिया। तो वही हमने लिखा, इफ इट
हेड appears in the second throw, then dice is thrown। अब हम जब डाइस को थ्रो करते हैं तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स आर क्या होंगे? टेल टेल तो रहेगा ही, हेड टेल रहेगा। अब टी एच के साथ 1 2 3 4 5 6 आएगा। फिर आप देखिए एच एच के साथ भी 1 2 3 4 5 6 आएंगे। ये जो आपने लिखा ये सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट किया। फर्स्ट हमने जब देखा टेल टेल आया तो डाइस को हमने थ्रो नहीं किया, हेड टेल आया डाइस को थ्रो नहीं किया, लेकिन टेल हेड आया, जैसे ही सेकंड थ्रो में हेड आया क्वेश्चन करा आपने एक डाइस को थ्रो करना है। अब डाइस को जब थ्रो करेंगे तो 6 पॉसिबिलिटीज हो गई ना, डाइस पे 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 4 5 6। तो टेल हेड के साथ आपने 1 2 3 4 5 6 को लिया। सेम पैटर्न पे हेड हेड जब आया होता उनके साथ भी आप 1 2 3 4 5 और 6 को लेते। ये आपने सैंपल स्पेस को डिफाइन कर दिया। अब इस सैंपल स्पेस के किसी भी एक एलिमेंट्स को अगर हम ले लें तो वे किसको रिप्रेजेंट करेगा? सैंपल पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। इवेंट, इवेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से हम लोग कहाँ पहुँचते हैं? इवेंट, और इवेंट की हमें क्या करनी होती है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो इसको पहले एक्सपेरिमेंट एक से समझाते हैं, फिर इसकी डिफिनेशन हम देते हैं। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन 2 times एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस इज हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। पिछला एग्जाम्पल हमने लिया। नाउ सपोज दैट वी आर इंटरेस्टेड इन दोज आउटकम्स which correspond to the occurrence of exactly one head. We find that head tail and tail head are the only elements of S. Corresponding to the occurrence of this happening event, these two elements form the set E, head head tail head। अब देखिए हमने इवेंट्स को डिफाइन कैसे किया। पहले हमने कहा कि बेटा किसी भी एक कॉइन को 2 times टॉस किया, सैंपल स्पेस में हेड हेड आ गया, हेड टेल आया, टेल हेड टेल टेल आया। अब हम बात कर रहे हैं ओनली 1 डाइस पे हेड आने की बात कर रहे हैं। अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, हमने कहा भाई 1 हेड के आने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो आपने देखा हेड टेल, टेल हेड आर द ओनली एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस एस। एस में 2 तरीके हो सकते हैं कि हेड टेल, टेल हेड के साथ एक टाइम हेड आए। इसका जो एक सेट्स हमने बनाया, दिस इज द इवेंट। इसी को हमने क्या नाम दिया? इवेंट्स नाम दिया। We know that the set E is a subset of the sample space S। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? जो सेट E आपने फाइंड आउट किया था ये सैंपल स्पेस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? S के सैंपल स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यानी कि आपने देखा इवेंट जो होता है सैंपल स्पेस का क्या होता? एक सबसेट्स होता है। इसी बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स करस्पॉन्डिंग ऑफ एस। अब देखिए सैंपल स्पेस आपका लिखा हुआ था, उसमें हमने एक शर्त अलग रखी, नंबर ऑफ टेल इज एग्जैक्टली 2। एक इवेंट्स हमने लिया जिसमें ओनली टेल आते हैं 2 times, टेल टेल। ये क्या हुई? आपकी इवेंट हुई। ये क्या है? सैंपल स्पेस का एक सबसेट है। सेकेंड टाइम देखिए इसी बात को, नंबर ऑफ टेल्स इज एटलीस्ट 1। एटलीस्ट 1 टाइम टेल आना, तो हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये भी सिंपल स्पेस का एक सबसेट है। नेक्स्ट इवेंट्स आप देखोगे, नंबर ऑफ हेड्स इट एट मोस्ट 1। एक भी बार हेड ना आए या मैक्सिमम 1 टाइम से हेड आए, आपने हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये इवेंट्स भी आपने देखा सिंपल स्पेस का सबसेट है। सेकेंड टास्क इज नॉट हेड, सेकेंड टास्क में हेड ना आए। नेक्स्ट इवेंट्स हमने डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स इज एट मोस्ट 2। नेक्स्ट डिफाइन किया, नंबर ऑफ टेल्स इज मोर देन 2। 2 डाइस को थ्रो करें, मोर देन 2 टेल आने के चांसेस क्या होंगे? 5 होंगे। ये भी एक इवेंट्स है, कोई इवेंट्स नहीं हो रही, पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, इसको भी हम इवेंट्स में कंसीडर करेंगे। अब इतना समझाने के बाद हम इवेंट्स की अगर डिफिनीशन की बात करें तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब आपको डिफिनीशन बतानी होगी। अब हर बच्चे के दिमाग में बात बैठ गई होगी, इवेंट जो होता है सिंपल स्पेस का क्या होता है? सबसेट होता है। तो आप कह सकते हैं एनी सबसेट ऑफ ए सिंपल स्पेस एस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो आपने देखो एक्सपेरिमेंट लिया, एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस लिया, सैंपल स्पेस के किसी एक सबसेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं? आप इवेंट्स कहते हैं। प्रोबेबिलिटी हम लोग किसकी बात करेंगे? हमेशा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नोट,
ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे समझना है, आपने इसका पीएनसी में यूज भी किया हुआ है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स विच कैन बी एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट इज 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस में n एलिमेंट्स हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे कितने बनेंगे, 2 की पावर n बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं भाई, देखो सैंपल स्पेस के पास n एलिमेंट्स हैं, n में से एक को भी आप ले सकते थे, 1 को ले सकते थे, 2 को ले सकते थे, 3 को ले सकते और एक भी ना लेते, कैसे ऐसा भी होता किसी को ना लेते। तो आपने देखा पीएनसी में इस बात को बाइनोमियल में हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCn की वैल्यू कितने के इक्वल आती है, 2 की पावर n के इक्वल होती है। तो किसी भी सैंपल स्पेस में अगर n एलिमेंट्स हैं तो उस एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमम कितने इवेंट्स आप बना सकते हैं, 2 की पावर n इवेंट्स को फॉर्म किया जा सकता है। अब देखो बेटा, आपने इवेंट्स के बारे में अच्छे समझ में आ गया। अब इवेंट्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लेते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। भाई इवेंट तो होगी, अब अकरेंस ऑफ एन इवेंट के क्या तरीके हो सकते हैं। अकरेंस ऑफ एन इवेंट्स में हम ऐसा करें कि जो इवेंट है अगर सैंपल स्पेस को डिफाइन करती है, इवेंट हमारी सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करती है तो वे इवेंट का अकरेंस होगा। अगर उसको डिफाइन नहीं करती है, उसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, तब आप कहेंगे अकरेंस ऑफ इवेंट पॉसिबल नहीं है। एज एग्जाम्पल हमने कहा बेटा एक डाइस को थ्रो करो और हमने कहा 2 बताओ आने के चांस, तो आप बिल्कुल कहेंगे यस सर 2 आएगा, ये इवेंट्स एग्जिस्ट करेगी। लेकिन हमने कहा एक डाइस को थ्रो कीजिए और 7 आ जाए, तो आप कहेंगे सर क्या बात करते हो, डाइस में तो 1 to 6 ही आता है, 7 वाली इवेंट्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही कंसेप्ट हमें अकरेंस ऑफ एन इवेंट हेडिंग के अंतर्गत डिस्कस करना है। तो उसको एज एक्सपेरिमेंट आप देखो, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाइस, लेट E denotes the event a number less than 4 appears. Number less than 4 appears. If actually 1 had appeared on the die, then we say that event E has occurred. हमें appears क्या है, less than 4 चाहिए था, अगर 1 आ रहा है तो हम कहेंगे events हमारी क्या है, सक्सेस है। अगर यहाँ पे 2 और 3 भी आ जाती तो event E has occurred। लेकिन अगर वैसा एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे 7 पूछ लें, 8 पूछ लें, तो event E has not occurred। क्या लिखा हमने, thus the event E of a sample space S is said to have occurred if the outcomes omega of the experiment is such that omega belongs to E। omega of the experiment, experiments का जो रिजल्ट ओमेगा है अगर E पे बिलोंग करता है, ओमेगा belongs to E, if the outcomes omega does not belongs to A, we say that event E has not occurred। उस केस में हम कहेंगे बेटा हमारी इवेंट ई अकर्ड नहीं करेगी। तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था, इसको समझने में आपको कहीं से प्रॉब्लम नहीं आई होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट्स। नाम से ही क्लियर है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट, ऐसी इवेंट जो कि इम्पॉसिबल हो, मतलब उसके सैंपल स्पेस में एक भी एलिमेंट्स ना हो। इम्पॉसिबल दैट मीन्स सैंपल स्पेस के पास एक भी इवेंट्स ना हो, सैंपल स्पेस में एक भी एलिमेंट्स ना हो। श्योर इवेंट्स मतलब वो इवेंट्स आपकी 100% होनी चाहिए। इसका मतलब है उसका जो इवेंट है सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। 100% होने का मतलब इवेंट्स हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल होना चाहिए। इम्पॉसिबल इवेंट्स है तो प्रोबेबिलिटी 0, 100% श्योरिटी है तो उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। द एम्प्टी सेट phi एंड द सैंपल स्पेस S डिस्क्राइब इवेंट्स, इन फैक्ट phi इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड S दैट इज द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट्स। मैंने यही बात आपसे कही कि बेटा सैंपल स्पेस के पास एक भी एलिमेंट्स ना हो, इसका मतलब phi है। phi किसको रिप्रेजेंट करेगा, इम्पॉसिबल इवेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। एंड S दैट इज द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द श्योर इवेंट्स। अगर इवेंट ए सैंपल स्पेस एस के इक्वल हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हैं, श्योर इवेंट्स कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज कितनी होती है, 1। कोई भी चांस है 100% होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है बेटा, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं सिंपल इवेंट्स। सिंपल एंड कंपाउंड 2 इवेंट्स होती हैं। एट फर्स्ट हम लोग सिंपल इवेंट्स को डिस्कस करते हैं।
If an event E has only one sample point of a sample space. If an event E has only one sample point of a sample space, then it is called simple events. मतलब क्या है, सैंपल स्पेस में अगर उसके लिए केवल एक ही सैंपल पॉइंट्स होता है तो उस टाइप के इवेंट्स को आप क्या कहते हैं, सैंपल इवेंट्स कहते हैं. In a sample space containing n distinct elements, there are exactly n simple events. अभी हम देखो फर्स्ट लाइन क्या कहा, event E has only one sample point of a sample space is called simple events. यानी कि हमारे पास सैंपल स्पेस में अगर एक ही पॉइंट्स होते हैं तो सिंपल इवेंट्स कहते हैं. अब अगर सैंपल स्पेस में n पॉइंट्स हैं तो हम कितनी सिंपल इवेंट्स बना सकते हैं, n सिंपल इवेंट्स को फॉर्म कर सकते हैं. एक एक इवेंट्स की हम कितनी सिंपल इवेंट्स फॉर्म कर सकते हैं, n सिंपल इवेंट्स. तो अब आपको क्लियर हो गया होगा. इवेंट E has only one sample point of a sample space is called simple event. mainly one sample points होते हैं और जितने एलिमेंट सैंपल स्पेस में होते हैं उतनी ही सिंपल इवेंट्स हम फॉर्म कर सकते हैं. एज एग्जांपल हमने क्वाइन को 2 टाइम्स टॉस किया तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल आएंगे. अब देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस के पास 4 पॉइंट्स हैं तो कितनी सिंपल इवेंट्स फॉर्म होंगी, 4 सिंपल इवेंट्स फॉर्म होंगी. फर्स्ट सिंपल इवेंट्स आप अगर लेते हैं तो फर्स्ट सिंपल स्पेस के पास आपका क्या आएगा, हेड हेड. सेकेंड के साथ आएगा हेड टेल, थर्ड के साथ आएगा टेल हेड और फोर्थ के साथ जो आपका आएगा क्या आएगा बेटा, टेल टेल आएगा. अब आपने देखा सिंपल स्पेस के पास 4 पॉइंट्स थे तो हमारे पास कितनी सिंपल इवेंट्स बनी, 4 इवेंट्स बनी. इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इवेंट्स कहते हैं. कंपाउंड इवेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो मोर देन 1 एलिमेंट्स आते हैं. इफ एन इवेंट has more than one sample point, then it is called compound events. An event has more than one sample point, then it is called compound events. For example, in the experiment of tossing a coin thrice, the events first लिया हमने exactly one head appears. F events लिया हमने at least one head appeared. जी इवेंट्स लिया हमने एट मोस्ट 1 हेड appeared. अब इनका आइए हम लोग सबसेट्स लिखते हैं. आर कंपाउंड इवेंट्स. द सबसेट्स ऑफ एसोसिएटेड विद दीज इवेंट्स आर, फर्स्ट हम देखेंगे एग्जैक्टली 1 हेड, एक हेड आएगा तो 2 टाइम्स टेल आएंगे. इनके कम्बिनेशन आप देख सकते थे, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड. नेक्स्ट आप देखिए एटलीस्ट 1 हेड appeared. 1 हेड भी आ सकता है, 2 हेड भी आ सकते हैं और 3 हेड भी आ सकते थे. एट मोस्ट 1 हेड appeared, एक भी हेड ना आए या 1 टाइम से हेड आ जाए. सभी आप इवेंट्स में देखिए मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स आ रहे हैं. ईच ऑफ द एबव सबसेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, हेंस दे आर कॉल्ड कंपाउंड इवेंट्स. अब आपने देखा नाम से क्लियर है, सिंपल इवेंट्स, कंपाउंड इवेंट. सिंपल इवेंट्स में आपने क्या देखा, जितने भी हमारे पास इवेंट्स फॉर्म होती हैं सब में ओनली 1 सैंपल पॉइंट्स होते हैं तो उसे आप सिंपल इवेंट्स कहते हैं. मोर देन 1 सैंपल पॉइंट्स होते हैं कंपाउंड इवेंट्स कहते हैं. किसी सैंपल स्पेस के पास अगर n एलिमेंट्स हैं तो n सिंपल इवेंट्स ही फॉर्म होती हैं. ठीक है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट्स आते हैं हम लोग. 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स. ये तीनों इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. पूरी प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो अब हम 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस करने चल रहे हैं इन्हीं तीनों पे डिपेंड करते हैं. इन तीनों इवेंट्स को स्टार्ट करने के पहले एक बार हम फिर से आपका रिवीजन कराते हैं. सबसे पहले हमने बात की थी प्रोबेबिलिटी इज द अनसर्टेनिटी, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी से रिलेटेड हमने क्या डिफाइन किया बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स किया. फिर हमने कहा रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के जितने आउटकम्स रिजल्ट्स मिलते हैं सैंपल स्पेस कहते हैं. उन सैंपल स्पेस का एक पॉइंट क्या होता है, सैंपल इवेंट्स होता है. उस सैंपल स्पेस का जो सबसेट्स होता है उसे हम इवेंट कहते हैं. ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स की बात ये हुई, उसके अंदर किसी भी इवेंट्स की बात करते हैं अगर ए को रिप्रेजेंट करता है, ए के अंदर पाया जाता है तो उसमें इवेंट्स एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं पाया जाता है एग्जिस्ट नहीं करती है. फिर मैंने डिस्कस किया सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स. अब अगली हेडिंग जो हम बताने चल रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इनका बहुत यूज होता है, इसलिए इन तीनों बातों को बहुत अच्छे से समझना है.
फर्स्ट हम ले रहे हैं आपके सामने इक्वली लाइकली इवेंट्स, या इसी को आप इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स भी कहते हैं। ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, इक्वी प्रोबेबल नाम से क्लियर है, इक्वी लाइकली उनके होने के चांसेस सेम हो, उनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, तो उसे इक्वली लाइकली इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स आप बोलते हैं। Events are said to be equally likely when no particular event's preference to occur in relation to the other event. As example, the outcomes or result throwing a dice are equally likely as no particular phase is more likely to occur as compared to other phases. That is why we normally write as fair die or unbiased dice. तो हमने क्या कहा बेटा, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन नो पर्टिकुलर इवेंट प्रेफरेंस टू अकर इन द रिलेशन टू द अदर इवेंट्स। अगर सभी इवेंट्स के होने के एक ही चांस होते हैं उसे आप इक्वली लाइकली इवेंट्स या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स बोलते हैं। एज एग्जाम्पल, एक डाइस को आपने थ्रो किया, जैसे ही डाई को आपने थ्रो किया उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 आते हैं, किसी भी नंबर के आने के चांसेस सेम होते हैं। अब मान लीजिए आपने एक्सपर्ट है, किसी डाइस को थोड़ा सा अपने हिसाब से आपने मॉडिफाइड कर लिया कि भाई जब आप चाहेंगे उसको थ्रो किया तो 6 आ गया, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होगा। लेकिन इसीलिए क्वेश्चन में हमेशा शब्द यूज करता है फेयर डाइस, अनबायस्ड डाइस, मतलब उस डाइस में आपने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, वे डाइस आपका ऐसा है उसमें सभी के आने के इक्वल चांसेस हैं, इसलिए हम लोग बेटा उसको अनबायस्ड डाइस कहते हैं या फेयर डाइस। हमेशा क्वेश्चन लिखा जाता है ए फेयर कॉइन हैज टॉस्ड, अनबायस्ड डाइस क्यों यूज करते हैं, जैसे किसी बच्चे के दिमाग में ये बात ना आए यहाँ पे ये जो कॉइन या डाइस को हमने थ्रो किया है इसका कहीं से मॉडिफिकेशन किया गया है। तो उन इवेंट्स के होने के इक्वल चांसेस होते हैं बेटा, इसलिए इनको आपने इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स कहा। नेक्स्ट हम लेते हैं द आउटकम्स एज रिजल्ट ऑफ ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम ए वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, ईच कार्ड इज लाइकली टू बी विदड्रॉन एज एनी अदर कार्ड। एक वेल सफर्ड पैकेट ऑफ कार्ड है, उनमें से किसी भी एक कार्ड को निकालने की अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो सभी कार्ड की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। आपने एस का कार्ड निकाल दिया, किंग का कार्ड निकाला, रेड का निकाला, क्वीन का निकाला, किसी भी एक कार्ड को निकालिए, सभी कार्ड के आने के चांसेस आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए इसको आप इक्वली लाइकली इवेंट्स आप कहते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, हाउएवर गेटिंग ए टोटल ऑफ 7 is not as equally likely as getting of total when a pair of dice is rolled. It also to be noted that it is 6 times more likely to get a total of 7 than to get a total of 12 in a single throw with the pair of dice. अब हमने कहा बेटा किसी एक डाइस को आप थ्रो कीजिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 7 आने के कितने तरीके हैं, आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया, भाई फर्स्ट डाइस को थ्रो किया 1 2 3 4 5 6, सेकेंड डाइस को थ्रो किया आपने 1 2 3 4 5 6 नंबर्स आएंगे। 2 डाइस को अगर आप थ्रो करते हो तो नंबर 7 आने का मतलब फर्स्ट डाइस पे 1 6 आया, सेकेंड डाइस पे कितना आया 6 1, फर्स्ट डाइस पे 2 5, तो सेकंड पे 5 2 ले सकते थे, 3 4 4 3 ले सकते थे। तो आपने देखा नंबर 7 आने के कितने तरीके हैं 6। अगर यहीं पे नंबर टोटल आने की बात करें तो 6 and 6 ओनली 1, एक के 6 टाइम्स आ सकता है और दूसरे के 1 इवेंट्स है। अगर हम बात करें सैंपल इवेंट्स स्पेस में, अगर हम इवेंट्स डिफाइंड करते हैं 2 कॉइन के थ्रो के लिए सैंपल स्पेस डिफाइन करेंगे 36 आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, फिर सेम पैटर्न 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो आपने देखा 36 कॉम्बिनेशन आया सैंपल स्पेस में। हमारी इवेंट्स क्या है, नंबर्स का सम 7 आना, इवेंट्स के सेट्स में हमारे 6 एलिमेंट्स आए। यहीं पे अगर इवेंट्स हमने लिया नंबर्स का सम 12 आना, ओनली 1 आए, दोनों देखो 6 टाइम्स है, तो क्या दोनों
इक्वली लाइकली होंगे? क्या दोनों के आने के चांसेस नहीं होंगे? इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग इक्वली लाइकली या इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स नहीं कहेंगे। लेकिन जो फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल्स आपका था, किसी एक कार्ड्स को हमें बाहर निकालना या क्वाइन को टॉस करना, हेड या टेल आना, या एक डाइस को थ्रो करके किसी भी नंबर्स को गेन करना, इक्वली लाइकली इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स होती हैं। अभी जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के डिफिनीशन आपको डिस्कस करेंगे और फिर आगे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तब आप देखोगे इक्वली लाइकली इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स का कितना यूज है। लेकिन अभी माइंड में आपको बस इतना रखना है, इक्वली लाइकली इक्वली प्रोबेबल इवेंट्स क्या होता है। नेक्स्ट इवेंट्स हम देखते हैं बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, डिसजॉइंट इनकम्पैटिबल इवेंट्स। अगर मैं केवल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव शब्द यूज करता तो कुछ दिनों के बाद आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होती हैं। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ आपने डिसजॉइंट शब्द जोड़ दिया तो शायद मेरा बिना बताए ही आप पूरी इसकी डेफिनेशन समझ चुके होंगे। डिसजॉइंट शब्द से ही आपने इसकी डेफिनेशन समझ गया होगा, आपके माइंड में एक रफ आइडिया बन चुका होगा। ऐसे दो इवेंट्स जो कि डिसजॉइंट हों, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, उसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। Two events A and B are said to be mutually exclusive events if their simultaneous occurrence is impossible. That is, both the events cannot occur together. Two events A and B are said to be mutually exclusive events if their simultaneous occurrence is impossible. That is, both the events cannot together. कोई भी दो इवेंट्स अगर साथ में नहीं हो पाती हैं तो उस टाइप के इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। एज एग्जाम्पल, किसी एक क्वाइन को टॉस कीजिए आप, हेड या टेल, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सेकंड हम एग्जाम्पल लेते हैं, इन थ्रोइंग ए फेयर डाइस। देखिए हमने डाइस के लिए फेयर डाई यूज किया। टू इवेंट्स ए एंड बी सच दैट इवेंट ए क्या है, गेटिंग एन ऑड नंबर, इवेंट बी क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। अब आप बताओ, जिस समय डाइस को अगर आप थ्रो करते हो ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर बिल्कुल नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड या इवन में से एक ही आएगा। इसलिए इस इवेंट्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। Then A and B are mutually exclusive events. Next आप देखिए, in drawing a card from a well shuffled pack of 52 playing cards, two events A and B are such that A getting an ace, B हमने लिया getting a red card। अब आप बताओ, आप सोचो, अपने माइंड को बनाओ, अगर हम एक वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, इवेंट ए है, उसमें से एक एस का निकालना है और इवेंट बी है रेड कार्ड निकलना, क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगी? तुरंत आपके दिमाग में बात आएगी, यार एस का कार्ड तो रेड कलर का भी हो सकता है, दोनों इवेंट्स साथ में हो सकती हैं। इसका मतलब ये इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स नहीं होंगी। आगे चल के हम आपको पढ़ाएंगे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। बहुत से बच्चे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, एकदम डिफरेंट है। इसलिए मैं उसको आज की वीडियो में ना लेकर के बेटा नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, जिससे आज आपके वीडियो में आपके म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का आइडिया बन जाए। लेकिन फिर भी मैं एक आइडिया देता हूँ, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। पहली बात तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए डिसजॉइंट आप सब याद रखें, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट के में होते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में, हाँ मैंने क्या कहा, एक ही एक्सपेरिमेंट्स में होते हैं। आपने फर्स्ट एग्जांपल लिया, थ्रो ए डाइस, एक डाइस को थ्रो करने के एक्सपेरिमेंट्स है। अब उस एक्सपेरिमेंट्स में हेड का आना, उस एक्सपेरिमेंट्स में ऑड नंबर का आना या इवन नंबर का आना, डिफरेंट बातें हैं, दोनों अलग अलग हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक क्वाइन को आपने टॉस किया, उस एक्सपेरिमेंट में हेड का आना या टेल का आना, हेड और टेल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो इवेंट्स जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती है, एक ही एक्सपेरिमेंट्स के दो पार्ट होते हैं। ऐसे दो फिनोमेना होती हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उनको आप क्या पढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। अब जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एक सेट्स ए है, सेकेंड सेट्स बी है, तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या होगा, 5 होगा। ऐसे दो सेट्स जिनमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होते हैं, उनको
आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को ही डिसजॉइंट या इनकम्पैटिबल इवेंट्स भी आप कहते हो। ठीक है बेटा। नेक्स्ट अब आपके सामने आता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स में आप देखिए, इफ E1, E2, E3 एंड सो ऑन En आर n इवेंट्स एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट whose sample space is S. If E1 union E2 union E3 union En gets sample space S. क्या है? E1, E2, E3, En are n events associated with an experiment whose sample space is S. कई इवेंट्स E1, E2, E3 होती हैं। उन सभी इवेंट्स का अगर यूनियन लेने पे हमको सैंपल स्पेस S मिल जाता है तो इस टाइप के इवेंट्स को हम लोग एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। Then E1, E2, E3 and so on En are called exhaustive events. तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या है? जहाँ पे कई इवेंट्स होती हैं लेकिन उन सभी इवेंट्स को अगर एक साथ कंबाइन कर दिया जाए, हमें होल सेट सैंपल स्पेस मिल जाता है, तो उस टाइप के इवेंट्स को हम लोग म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, इवेंट E1, E2, En आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इफ एट लीस्ट वन ऑफ देम नेसेसरली अकर्स whenever experiment is performed। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपका। अब आपने देखा, ठीक है भाई, E1, E2, E3, En का इंटरसेक्शन यूनियन लिया आपने, सैंपल स्पेस A मिल गया, तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। लेकिन वे जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं, E1 इंटरसेक्शन E2, E2 इंटरसेक्शन E3, E3 इंटरसेक्शन E4, वे सभी 5 आ रहे हैं, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जनरल में उसी को हमने लिखा EI इंटरसेक्शन EJ इक्वल टू 5। That is, events EI and EJ are pairwise disjoint। पेयरवाइज क्या है? डिसजॉइंट सेट्स हैं, लेकिन उनका यूनियन लेने पे हमको जो है सैंपल स्पेस मिल जाता है। इस टाइप के इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या था? सभी सेट्स डिफरेंट हो। तो यहाँ पे भी आपने देखा E1, E2, E2, E3 को पेयर वाइज लिया, डिसजॉइंट सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, लेकिन एक ही एक्सपेरिमेंट्स के थे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? एक एक्सपेरिमेंट्स के इवेंट्स E1i, E2i, E3i, Eni, उन सभी का यूनियन लिया, उस एक्सपेरिमेंट्स का सैंपल स्पेस S मिल गया, तो आपने उसका नाम दे दिया एग्जॉस्टिव इवेंट्स। E1, E2 दो पेयर वाइज उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो उसका नाम दे दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दोनों एक साथ हो रहे थे, तो आपने उसका नाम दिया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसी बात को आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। Consider the experiment of throwing a dice. B have sample space as 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let us define the following events. Event A हमने define किया, a number less than 4 appears. Number less than 4 appears. Second event हमने define किया, number greater than 2 but less than 5 appears. Third event हमने define किया, a number greater than 4 appears. अब आइए एज ए सेट्स इसको लिखते हैं। नंबर लेस देन 4 appears कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3, 2 से ग्रेटर, 5 से स्मॉल, 3, 4 आ जाएंगे। नंबर ग्रेटर देन 4 की बात करेंगे, 5, 6 आ जाएंगे। 3 इवेंट्स A, B और CI, इनका यूनियन लेते हैं। 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6 का यूनियन लेंगे आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सैंपल स्पेस S आ गया। इन इवेंट्स को आप क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे। तो सच इवेंट्स A, B एंड C आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर यहीं पे अगर हम देखें हमारी B और C इवेंट्स अगर हम बात करें, तो B और C इवेंट्स में एक भी इवेंट्स कॉमन नहीं आ रही है, तो इनको आपने क्या नाम दे दिया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हमने क्या बताया बेटा? प्रोबेबिलिटी चैप्टर में 3 इवेंट्स हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्वली लाइकली या उसी के इक्वी प्रोबेबल कहते हैं। दैट मीन्स उन सभी के होने के चांसेस सेम हो, उनमें से किसी के भी हो नंबर्स के इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। किसी भी एक्सपेरिमेंट्स में जितने इनपुट्स होते हैं, जितने इवेंट्स होते हैं, अगर वे सेम आ रहे हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स कहेंगे। अगर उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। और जितनी इवेंट्स हो रही होती हैं, उन सभी इवेंट्स का यूनियन ले लें, सैंपल स्पेस S मिल जाता है, तो उसको आप क्या पढ़ते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहते हैं। तो आज के वीडियो में बेटा मैंने ये बेसिक डिफिनेशंस आपको डिस्कस किया। इनको घर पे जा कर के आज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इन पे प्रॉब्लम्स लेंगे, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो कहीं भी किसी तरीके से बेटा आप लोग को प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, आज आप इतना कर लीजिए। ओके, थैंक यू।